हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनिस बलोच। आज की इस वीडियो में हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एसएसटी बीपीएस 16 फरवरी को टेस्ट लिया गया था उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें हम सही ऑप्शन के साथ दूसरे ऑप्शन को भी समझेंगे ताकि अगर जब इनसे रेटेड क्वेश्चन पेपर में आ जाएं तो हम उनको आसानी से हल कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट व्हिच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है, माय पेरेंट्स हैव डन दिस टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे चार ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन हमारा सी है वो करेक्ट है। अच्छा, कैसे करेक्ट है, देखिए यहाँ पर जो माय पेरेंट्स हैव डन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए दिस हैज़ बीन डन, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे, दिस हैव, दिस के साथ हैव नहीं होता है, हैज़ आता है। ठीक है। अच्छा, जब आप बी देखेंगे, दिस इज बी, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। और लास्ट भी हमारा देखेंगे दिस इज टू, तो ये हमारे सारे के सारे रॉन्ग है। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है दिस हैज़ बीन डन बाय माई पेरेंट्स टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। मैंने इससे पहले आपको पैसिवाइज आनी चाहिए, तो मैंने अपने चैनल में पैसिवाइज के वीडियो बना के रखे हैं। इसमें आप जो मेरे वीडियोज़ हैं, पार्ट 1 पैसिवाइज का, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका पैसिवाइज का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस्ड रेनफॉल इन दी ट्रॉपिकल लैंड्स, चेंज द वॉइस। ठीक है, अब ये हमारा जो सेंटेंस है, ये हमारा जो जुमला है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो रेनफॉल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रिड्यूस लिखा है, वर्ब से नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रॉपिकल यहाँ से भी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रेज है। यहाँ पर रेनफॉल और यहाँ पर भी रेनफॉल है। ठीक है, अब ये दोनों में से एक हो सकता है। अब कौन सा होगा, रेनफॉल हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्रेज है इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो वो आप जब देखेंगे तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू दी स्पेक्टर्स आफ्टर दी कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। ठीक है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसको जब हम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, ड्रामा के एंड में जब इसको हम कंक्लूड करते हैं उस स्पीच को, तो उसे क्या कहते हैं, तो ये आसान है, यहाँ पे इसको कहते हैं एपीलॉग। क्या कहते हैं, एपीलॉग। देखिए, अब ये हमारा जो मोनोलॉग है, ये डायलॉग है, ये प्रोलॉग है, ये भी हमें समझने चाहिए ताकि अगर ये पेपर में आ जाए तो हम इनको भी आसानी से हल कर सकें। तो ये मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मोनोलॉग है इसका क्या मतलब है, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन एक्टर और पर्सन इन अ प्ले और फिल्म। हम ये कह रहे हैं कि मोनोलॉग क्या है, एक लॉन्ग स्पीच है जो एक पर्सन इसको जो है ना वो प्ले करता है किसी प्ले में या किसी फिल्म में, एक पर्सन के जरिए ये होता है, एक एक्टर के जरिए। ठीक है, डायलॉग क्या होता है, देखिए डायलॉग आसान सबको पता है, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज अ फीचर ऑफ अ बुक, प्ले और फिल्म। ठीक है, दो बंदे आपस में जो कन्वर्सेशन करते हैं या उनके डायलॉग जो किताब में लिखे होते हैं, जैसे बच्चे, हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, सलीम असलम ऐसा नाम लेके डायलॉग बोलते हैं, इस तरह ये, ठीक है, इस तरह का ये है। अच्छा, प्रोलॉग, अ स्पीच एटसेट्रा एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, बुक और फिल्म मूवी दैट इंट्रोड्यूसेस इट। अब यहाँ पर ये जो प्रोलॉग है, ये आपने जो एपिलॉग पढ़ा था उसका ये अपोजिट है। यहाँ पे बात कह रहे हैं कि जो स्पीच है वो एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले है। ठीक है, लेकिन जो हमने पढ़ा था एपिलॉग में, यहाँ पे आप देखेंगे एपिलॉग में, यहाँ पे जो ये हमारा स्पीच है या जो शॉर्ट पोएम है वो क्या है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। कंक्लूजन ऑफ ड्रामा एट द एंड ऑफ ड्रामा, मतलब यहाँ पे ड्रामा के एंड में बात हो रही है, लेकिन ये जो हमारा प्रोलॉग है ये उस स्पीच के एट द बिगिनिंग में होता है। ठीक है, तो ये आपको ये ज़हन में रखना है ताकि आपको पेपर में आ जाए तो आप इनको हल कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंटेंस फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। अब किसी को जो खौफ होता है
यहाँ पर देखें जितने भी लोग फोबिया लिखे हैं, फोबिया कहते हैं कि किसी खौफ की बीमारी को कहते हैं। अब ये इसका जो जवाब है वो बिल्कुल आसान है, वो है डी ऑप्शन, एस्ट्रोफोबिया। यहाँ पे ऑप्शन ये है एस्ट्रोफोबिया, किसी इंसान को जो गर्ज और चमक आसमान में होती है उससे जब डर लग जाए तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सोशल फोबिया, एक्रोफोबिया और जाइनोफोबिया, ये क्या होते हैं, इनको हमें समझना चाहिए। अब देखें सोशल फोबिया, देखिए सोशल फोबिया बिल्कुल लफ्ज़ से आपको पता चल गया कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एंजाइटी लिखा हुआ है, ठीक है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, देखिए आपको सोशल फोबिया क्या है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं या आप कहीं पर आप लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे आपको डर लगता है कि लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, तो इसको सोशल फोबिया कहते हैं, ठीक है। एक्रोफोबिया क्या होता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है। अब किसी इंसान को ऊंचाई से डर लगे, ठीक है, या डर लगता है तो उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। अच्छा, यहाँ पर है जाइनोफोबिया। अब ये क्या होता है, फियर ऑफ डॉग्स, ठीक है, किसी को कुत्तों से डर लगता है तो उसको हम जाइनोफोबिया कहते हैं। आगे चलते हैं। Select the one which best expresses the same sentence in indirect speech, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी आने चाहिए, ठीक है, ये हर पेपर में आएंगे। तो फिर से वही कि मेरे चैनल में मैंने नरेशन के कंप्लीट वीडियो अपलोड की है, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, तो आप वो भी वीडियो लाजमी देखें, तो ताकि आप जो है ना आसानी से ये भी समझ जाएंगे। सेंटेंस देखते हैं। ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप, ठीक है। अब इसका ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पर ही सेड दे विल बी, आपको पता है विल को हम वुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में। तो अगर यहाँ पर ये ऑप्शन देंगे सी ही सेड दैट दे विल, तो ये ऑप्शन गलत है, और यहाँ पर विल ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर वुड है और यहाँ पर वुड है, दोनों करेक्ट ऑप्शन। तो जवाब आपका है ए, ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप। अच्छा, ये क्यों गलत हो गया कि देखिए यहाँ पर ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग माई कार, यहाँ पर जो माई है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं उसको हम जो रिपोर्टिंग हमारा वर्ब होता है, उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने हिस कर दिया, तो ये करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, बिल्कुल सेम उसी तरह नरेशन का है। आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। अब देखिए यहाँ पर जो हमने शुड इस्तेमाल किया है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही इनको हम किसी और वर्ड में चेंज करेंगे। तो जहाँ पर शुड नहीं है वो हमारा सेंटेंस गलत होगा। यहाँ पर ए में देखें, यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर शल लिखा हुआ है, यहाँ पर शुड है, यहाँ पे तो बिल्कुल शुड का है नहीं है। तो इस तरह की भी आप गैस कर सकते हैं, जहाँ शुड है शुड नॉट इनमें तो है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सिनोनिम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है लिखा हुआ हमारा जो जर्मन, इसका सिनोनिम क्या है, तो इसका सिनोनिम हमारा बिल्कुल ईजी है, वो है एप्लीकेबल, ठीक है। एप्लीकेबल जो है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इनसे अब देखेंगे कि ये जो अनरिलेटेड, फ्राइटफुल और चेयरफुल, इनके भी जो है ना आप सिनोनिम समझें, ताकि जब ये अगर इस तरह के वर्ड आ जाएं तो आप उनको आसानी से हल कर सकें। तो मैंने आपके लिए ये भी लिख के रखे हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे जो अनरिलेटेड लफ्ज़ है, इसका सिनोनिम क्या होगा, अनकनेक्टेड, ठीक है। ये आपको बहुत इजी है, नॉट कनेक्टेड मतलब नॉट रिलेटेड, ये इसका सिनोनिम हो गया है, अनरिलेटेड, अनकनेक्टेड। फ्राइटफुल क्या होता है, ऑफुल, टेरिबल, ठीक है, खौफनाक, ऑफुल, टेरिबल होता है। और चेयरफुल क्या होता है, हैप्पी, जोली, मैरी, जो खुशी के अल्फाज हैं, तो उसको हम चेयरफुल कहते हैं, ठीक है। ये हम इनके सब क्या है, ये सिनोनिम है। एंटीनम, एंटीनम ऑफ जिनायल। अब जिनायल का एंटीनम क्या है, ठीक है, मतलब इसका अपोजिट क्या है, तो इसका अपोजिट क्या है, ये है रूड। तो रूड क्या होता है, बद अखलाक होता है, तो मतलब बद अखलाक का जो अपोजिट होगा, जो अखलाक होगा, वो क्या होगा, जिनायल होगा। अच्छा, इसमें देखें टेरिबल, येल्ड और टेस्टफुल, अभी इनके भी हमें एंटीनम पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें, जो टेरिबल वर्ड है, टेरिबल के क्या है, ये इनसिग्निफिकेंट, ब्रिलियंट, ठीक है, ये इसके एंटोनिम है। टेरिबल तो यहाँ पे खुद खौफनाक हो गया,
बुरा हो गया, लेकिन यहाँ पे इनके जो एंटोनिम है वो है इनसिग्निफिकेंट, ब्रिलियंट, ठीक है, बेहतर। अच्छा, येल्ड, येल्ड के यहाँ पे 2 मीनिंग मैंने लिखे हैं, एक तो पैदा करना, दूसरा छोड़ देना। पैदा करना यहाँ पे जो प्रोड्यूस है उसकी मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने इसके एंटोनिम लिखे हैं वो है छोड़ देना, जैसे कि रेसिस्ट, डिफाई। यहाँ पर इनकी मीनिंग है छोड़ देना, तो यहाँ पे रोकना होता है, ठीक है। यहाँ पे रोकना, यहाँ पे छोड़ देना, तो रेसिस्ट और डिफाई इसके एंटोनिम है। टेस्टफुल, टेस्टफुल क्या होता है? इसका बिल्कुल जो एंटोनिम है वो है टेस्टलेस, ठेकी, इम्प्रॉपर, ठीक है। टेस्टफुल की मीनिंग भी होता है जायकेदार, या इसकी मीनिंग होती है नफीस या पसंदीदा। अगर आप टेस्टलेस करते हैं तो इसकी मीनिंग है बेजायका या गैर नफीस या नापसंदीदा आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं? देखिए, इसको हल करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सेंटेंस के हमारे टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल वाइज, ठीक है, एक फंक्शनल वाइज होता है, एक स्ट्रक्चरल वाइज होता है। स्ट्रक्चरल वाइज में हम 3 जो है ना सेंटेंस के सम करेंगे। एक होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो आप याद रखें, जो सिंपल सेंटेंस हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, दे ऑलवेज हेल्प द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इसमें कोई भी आपको कंजक्शन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। जिन जिन सेंटेंस में कंजक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पर जो है ना वो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। अच्छा, कंजक्शन देखें, एक और मैं जुमला आपके लिए लिखा है, जगह अली एंड असलम, यहाँ पे तो कंजक्शन है, लेकिन ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट को कनेक्ट करें कोई, या ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करें किसी कंजक्शन से, तो वो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। मैं अगर आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊँ, देखिए, ये जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। आप समझिए सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि आप कुछ कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे द बॉयज सैंग एंड द गर्ल्स डांस। अब यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को एंड से हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो इनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, ऐसे कंजक्शन जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इस तरह के कंजक्शन अगर जुमले को कनेक्ट करें तो समझे तो वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। और उनको आप याद करने का तरीका फैन वॉइस होता है, एफ से फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ठीक है। ये आपको जहन में रखना है, सिर्फ ये इतने ही होते हैं जो हमारे कंपाउंड कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन कंजक्शन के बाद, ये जो हैं इनके बाद अगर दूसरे, जैसे कि आफ्टर, ऑल्दो, बिफोर, अनटिल, इफ, एज इफ, इवन इफ, बिकॉज, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, एटसेट्रा, अगर इस तरह के कंजक्शन आ जाए तो वो जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं उनको, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब यहाँ ये कंजक्शन हमारे क्या हो गए, तो ये जो कंजक्शन हमारे क्या हो गए, ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस के होते हैं, और ये कंजक्शन हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के होते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस आप देखें, ये अब ये कह रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पे देखें, द बर्ड सेंग्स ब्यूटीफुली। अब इसमें कोई भी आपको कंजक्शन नहीं मिल रहा है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो वी एड पिज़्ज़ा एंड सैंडविचेस, यहाँ देखें जो एंड है ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड कंजक्शन होता है। वैसे यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको इतनी खास समझने की ज़रूरत हमें नहीं है। अच्छा, हमारा ये सेंटेंस देखिए, व्हेन द पार्टी एंडेड वी वेंट होम। अब यहाँ पर मैंने जो व्हेन इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने आपको पहले कहा कि जो व्हेन है ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और यहाँ पर जो दूसरा हमारा ऑप्शन शी इज़ डांसिंग, ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये नहीं है। अच्छा, हमारा 10वां क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, इसी के हिसाब से आपको क्या करना है, वर्ब इस्तेमाल करना है। तो आपको बताता चलूँ, जो ईच ऑफ है ये हमेशा हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या इन ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ, जैसे कि ईच ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, तो उनके साथ हम हमेशा जो वर्ब होता है वो हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ईच ऑफ द बुक्स आर, तो यहाँ पे ईच सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, तो ये हमारा सही नहीं है। यहाँ पे ईच ऑफ द बुक्स इज़, यहाँ पर इज़ है, ठीक है, यहाँ पर वर है,
और यहाँ पर हैव है। तो ये हमारे तीनों प्लूरल हो गए। तो यहाँ पे ईच ऑफ द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो याद रखें जब नन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ इस तरह के आ जाएँ तो उनके जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अच्छा, ये हमारे इंग्लिश पोर्शन है, ठीक है। अगर आपको ये इंग्लिश पोर्शन सही लगा तो आगे भी मैं इनको हल करूँगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये भी आप कहें कि मैं जो ना इनको भी एक्सप्लेन करूँ तो आप ज़रूर कमेंट में दें, तो मैं भी इनको ये एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक हमारा इंग्लिश का कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको, अगर आपने कमेंट्स काफ़ी दिया इस जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें। आपके ये लाइक और कमेंट्स और जो सब्सक्रिप्शन है ये मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियो बनाऊँ, आपकी तैयारी करवा सकूँ। तो दुआ में आप याद करें और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप इसको लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँ या नहीं करूँ, तो फिर मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू। यहाँ तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।